हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल है वो है चिले से रिलेटेड। सो यहाँ की सरकार ने अनाउंस किया है कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये है चिले, ये है पैसिफिक ओशन और ये है अटलांटिक ओशन, ये है ब्राजील। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दो कंट्रीज लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब है वो वाटर बॉडी से बॉर्डर बाउंड्री शेयर नहीं करती। तो एक कंट्री है बोलीविया और एक कंट्री है पराग्वे। नाउ चिले की बात करें तो ये COP 25 का होस्ट था। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत आयोजित करवाई गई थी। एक्चुअली ये होस्ट करवाई गई थी स्पेन में, बट अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चिले गवर्नमेंट। COP 26 है वो यूके में होनी है। रिसेंटली यूके ने G7 समिट भी होस्ट करवाई थी और उस समिट के दौरान एक टर्म न्यूज में थी डेमोक्रेसीज 11। कमेंट बॉक्स में बताइए इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा रिसेंटली यूके न्यूज में था न्यू अटलांटिक चार्टर के कारण। सो ये साइन किया था यूके के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट ने। नेक्स्ट न्यूज है बोत्सवाना से रिलेटेड। सो यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा डायमंड पाया गया है और ये कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है यहाँ की माइन में। माइन का नाम है वानिंग। सो ये बोत्सवाना में है। बोत्सवाना की बात करें तो ये एक अफ्रीकी देश है। ये बोत्सवाना है, ये साउथ अफ्रीका है। ये है अपना देश इंडिया, ये है पैसिफिक ओशन, ये है इंडियन ओशन और ये है अटलांटिक ओशन। ये साउथ अमेरिका, टू बी स्पेसिफिक ये ब्राजील है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सो यहाँ पर यानी बोत्सवाना में जो वानिंग माइन है वहां पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड पाया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोत्सवाना अफ्रीका में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स का। और ये किस कंपनी को पाया गया है? इस कंपनी का नाम है देब्सवाना डायमंड कंपनी। सो मोस्ट प्रोबेबली आपसे कंट्री का नाम पूछ सकते हैं या फिर उस माइन का नाम पूछ सकते हैं। सो माइन का नाम क्या है? वानिंग। नेक्स्ट न्यूज है फ्लैग सत्याग्रह से रिलेटेड। सो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने इस फ्लैग सत्याग्रह इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली ये 1923 की एक इवेंट को कॉमेमोरेट करने के लिए होस्ट करवाया गया था। फ्लैग को झंडा भी बोलते हैं, सो इसको झंडा सत्याग्रह भी बोला गया है। सो ये उस टाइम पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने ये सत्याग्रह किया था जहां पर उन्होंने झंडे फहराए थे। और ये कहाँ कहाँ हुआ था उस टाइम पर? उस टाइम पर ये हुआ था जबलपुर में और नागपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है एक ये टर्म न्यूज में है काफी दिनों से, सेफ हार्बर इम्यूनिटी। अभी न्यूज में ये चल रहा है कि ट्विटर को ये सेफ हार्बर जो प्रोटेक्शन मिली हुई थी ये अब खत्म हो गई है। सो ये पूरा एंटायर इश्यू क्या है इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी देता हूँ। सो एक इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया और उनसे रिलेटेड इश्यूज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज के लिए अपने देश में एक एक्ट है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और इस एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 79। ये सेक्शन क्या बोलता है कि ऑनलाइन जो कंटेंट है उसको पब्लिश करने वाला यानी जो थर्ड पार्टी है वो इस कंटेंट के लिए लायबल नहीं हो सकता है अगर वो देश के कानून को फॉलो करे। यानी कि जो कंटेंट पब्लिशर है वो लायबल नहीं होगा जब तक वो अपने कंट्री के रूल्स हैं, जो भी अपने देश में रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। पब्लिशर का मतलब कौन हुआ? मान लीजिए आप एक ट्विटर यूजर हैं या आप कोई भी एक सोशल मीडिया यूजर हैं, से इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी। सो जो कंटेंट ओरिजिनेटर हैं वो हो आप। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है इंटरमीडियरी, या इसको आप पब्लिशर बोल सकते हो या थर्ड पार्टी बोल सकते हो। अब आपने कुछ भी अगर गलत मैसेज किया, से कुछ भी हेटफुल मैसेज किया या फेक न्यूज पोस्ट किया, सो इस सेक्शन 79 के तहत जो सोशल मीडिया एंटिटी है उसको इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, अगर मान लीजिए आपने कुछ भी हेट स्पीच पोस्ट किया और गवर्नमेंट अगर सोशल मीडिया एंटिटी को बोलती है कि इस मैसेज को हटाया जाना चाहिए या फिर इस यूजर को ब्लॉक करना चाहिए, जो भी, तो सोशल मीडिया एंटिटी को वो रूल फॉलो करने होंगे। ये था अब तक का स्टोरी। अभी रिसेंटली इसमें इश्यू क्या हुआ कि 26 मई से अपने देश में नए IT रूल्स लागू हुए हैं और यहाँ पर ट्विटर ने इन रूल्स को फॉलो करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि ट्विटर ने कहा कि अगर ये रूल फॉलो होंगे तो इससे एंड टू एंड इंक्रिप्शन का वायलेशन होगा।
वैसे तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला इशू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनके बीच जो मैसेज ट्रांसमिशन होते हैं वो इंक्रिप्टेड होते हैं। इंक्रिप्टेड का मतलब है लॉक्ड होते हैं, एक सेंस में कोडेड होते हैं, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इन मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता है। अभी जो नए आईटी रूल्स सरकार ने अनाउंस किए थे, उन आईटी रूल्स के हिसाब से अगर कोई मैसेज से नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी ऐसा मैसेज है, गलत मैसेज है, सो जो सोशल मीडिया एंटिटी है उनको गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी गवर्नमेंट जब उनको रिक्वेस्ट करे तब उनको इस मैसेज का ओरिजिनेटर फाइंड आउट करना है। ओरिजिनेटर का मतलब क्या है कि जिसने ये मैसेज शुरू किया है। तो वहां पर ट्विटर का आर्गुमेंट है कि अगर हमें ओरिजिनेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हमें ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा, और ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तो ट्विटर ने जो नई रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी उनको फॉलो करने से मना कर दिया, और उसी के कंटेक्स्ट में न्यूज़पेपर्स और मीडिया में ये इश्यू चल रहा है कि अब ट्विटर के पास ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो कि सेक्शन 79 के तहत दी गई थी वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ट्विटर ने रूल्स फॉलो करने के लिए मना कर दिया है, और अगर कोई भी पब्लिशर रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो उसको आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगी। ये पूरा इश्यू है। अब अगर ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि अब ट्विटर को मेन एंटिटी माना जा सकता है, यानी कि ट्विटर अब लायबल होगा जो भी कंटेंट इस पर पोस्ट किया जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट है जनरल इलेक्शंस 2019 एंड एटलास। सो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उन पर एक एटलस जारी किया है। एटलस का मतलब है यहाँ पर फैक्ट और फिगर्स बताए गए हैं ताकि जो इलेक्शंस हुए थे उनको और बेहतर तरीके से समझा जा सके। सो जो प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं मिस्टर सुशील चंद्रा, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक है मिस्टर अनूप चंद्रा पांडे और सेकंड है मिस्टर राजीव कुमार। इसके अलावा रिसेंटली एक और एटलस न्यूज में था, और ये एटलस है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, और इस एटलस को तैयार किया है यानी इसको पब्लिश किया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये किसका सेंटर है? ये इसरो का एक सेंटर है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो ये स्पेस सेंटर कहाँ है? ये अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में है। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है, और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट न्यूज है ऑयल स्पिल से रिलेटेड। ऑयल स्पिल का मतलब है ऑयल लीक होना। सो एक कंटेनर शिप जिसका नाम है MV डेवोन जो कि कोलंबो से हल्दिया जा रही थी, उसमें ऑयल लीक होने के कारण ये इश्यू न्यूज में था। सो एक तो आपसे ये शिप का नाम पूछ सकते हैं, MV डेवोन। ये पोर्तुगीज फ्लैग की शिप है, यानी पुर्तगाल से रिलेटेड है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बोन। प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के वो भी पुर्तगाल से हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बोन। रिसेंटली एंटोनियो गुतेरेस है वो री इलेक्टेड हुए हैं सेकंड टर्म के लिए एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब कोलंबो और हल्दिया की बात करें तो ये है कोलंबो जो कि श्रीलंका में है, ये है हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है, और यहां से ये इस तरीके से इसका रूट था। शिप का नाम है MV डेवोन। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट से रिलेटेड। सो इंटरनेशनल योगा डे के ओकेजन पर जो कि 21 जून को होता है, उसके ओकेजन पर इंडिया पोस्ट ने एक स्पेशल कैंसिलेशन स्टाम्प रिलीज किया है। इस बार 7th इंटरनेशनल योगा डे है, और इसका मोटो है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, और इसका थीम है योगा फॉर वेलनेस। इसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो इस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर ने M योगा ऐप भी लॉन्च की है, और इस ऐप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोलैबोरेट किया है। रिसेंटली WHO न्यूज में था क्योंकि इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स। सो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया गया, जबकि 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे के तौर पर मनाया गया। 19 जून को नेशनल रीडिंग डे के तौर पर भी मनाया गया। नेक्स्ट है इनलैंड वेसल्स बिल। सो रिसेंटली कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये इनलैंड वेसल्स एक्ट ऑफ 1917 को रिप्लेस करेगा। बिल का मतलब है अभी वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। जब वो पास हो जाएगा और प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। सो ये 1917 का एक्ट है
अभी जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जब ये पास हो जाएगा तब ये इस एक्ट को रिप्लेस कर देगा। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इनलैंड वेसल्स हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करना। अभी जो पुराना एक्ट है उसमें डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट नॉर्म्स बनाए हैं, लेकिन जब ये नया बिल अप्रूव हो जाएगा उसके बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पर एक कॉमन रूल लागू होगा और जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है वो भी कॉमन होगा। यानी कि अगर आपने किसी एक स्टेट से रजिस्टर कर लिया तो आपको अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक सेंट्रल डेटाबेस होगा, तो हर एक स्टेट से आपको अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। सो रिसेंटली IMD ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज की थी और इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक है 43rd। IMD का मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। एक और IMD न्यूज में रहती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज न्यूज में थी क्योंकि डीप ओशन मिशन को अप्रूव कर दिया गया है और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नोडल इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। नाउ कमिंग बैक टू IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। सो इस इंडेक्स के हिसाब से स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पर है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पहली बार ताइवान इस इंडेक्स में टॉप 10 पोजीशन पर है, यानी पहली बार ताइवान टॉप 10 पोजीशन में आया है। ताइवान की एक्चुअल जो पोजीशन है वो है 8th इस इंडेक्स के हिसाब से। सो लास्ट 33 इयर्स में ताइवान पहली बार टॉप 10 में आया है। इसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो कि 43rd पोजीशन पर है। इंडिया से आगे है चाइना जो कि 16th पोजीशन पर है। बाकी ब्रिक्स कंट्रीज इंडिया से पीछे हैं। रशिया 45th पर है, ब्राजील 57th और साउथ अफ्रीका 62nd पोजीशन पर है। इस रैंकिंग के अलावा रिसेंटली एक और रैंकिंग न्यूज में थी, ग्लोबल पीस इंडेक्स, और इसको रिलीज किया है IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है। सिडनी कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। इस इंडेक्स के हिसाब से आइसलैंड मोस्ट पीसफुल कंट्री है। सो आइसलैंड टॉप मोस्ट पीसफुल कंट्री है, जबकि अफगानिस्तान लीस्ट पीसफुल कंट्री है। इंडिया की बात करें सो इंडिया की रैंकिंग है 135th, जबकि साउथ एशिया में इंडिया की रैंकिंग है 5th। सो साउथ एशिया में टॉप मोस्ट पीसफुल कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये है भूटान और नेपाल। एक और इंपॉर्टेंट बात, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंडिया 2 पोजीशन ऊपर मूव हुआ है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्लैशेस टैरिफ वैल्यू फॉर ईडेबल ऑयल इंपोर्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपोर्ट का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट जो हम किसी दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है जब हम प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजते हैं। सो ईडेबल ऑयल के मामले में इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है और वहां पर अभी सरकार ने टैरिफ ड्यूटी है उसको कम कर दिया है। अब मैं आपको एक रफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए जो ऑयल का प्राइस है वो 100 रुपए है, इस पर सरकार ने एक टैरिफ लगाया है से 10% का। सो अब प्राइस हो गया 110 रुपए। तो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि इस टैरिफ वैल्यू को थोड़ा कम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है वो काफी हाई हो गया है, जिसकी वजह से नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। तो यहाँ पर आपको ये याद नहीं रखना है कि कितना टैरिफ वैल्यू कम हुआ है, ज्यादा हुआ। आपको यहाँ पर 2 चीज याद रखनी। एक तो इंडिया ईडेबल ऑयल के लिए एक मेजर इंपोर्टर है। इंडिया लगभग अपना 2/3 रिक्वायरमेंट्स है वो इंपोर्ट से ही पूरी करता है। सेकेंड चीज ये है कि टैरिफ वैल्यू से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो CBIC के द्वारा लिए जाता है। इनफैक्ट ये अनाउंसमेंट भी CBIC की ही है। CBIC क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है CBDT जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है और ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और ये है DOR के अंडर। DOR क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन समिट। सो ब्रिक्स नेशंस की ग्रीन हाइड्रोजन समिट्स इंडिया होस्ट करवाएगा। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इंडिया की तरफ से ये समिट होस्ट करवाई जाएगी NTPC के द्वारा। NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके अलावा हाइड्रोजन के कंटेक्स्ट में रिसेंटली US इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी न्यूज में थी। एक और इंपॉर्टेंट बात, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से तैयार की गई है। नाउ कमिंग बैक टू US इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स। सो रिसेंटली
MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ टाई अप किया है इस यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च करने के लिए, और ये यूएस इंडिया SCP के तहत लॉन्च की गई है। SCP क्या है? स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। नेक्स्ट न्यूज है हेब्बल नागवारा वैली प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये एक लेक है और ये कर्नाटका में है, कर्नाटका के बेंगलुरु में है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के लिए काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि इससे लगभग 6000 पेड़ों को काटना पड़ेगा। सो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है। सो ये कर्नाटका से रिलेटेड है। रिसेंटली स्टेट इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि MOEFCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कर्नाटका कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए अप्रूवल दिया है। और ये अप्रूवल किस एक्ट के तहत दिया गया है? ये है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सो आपको याद क्या रखना है कि जो CRZ है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स और कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो सब इस एक्ट के तहत काम करती हैं। एक्ट का नाम क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है नुतमेग्स कर्स। सो ये बुक है अमिताभ घोष के द्वारा। नेक्स्ट है आशीष चंदोरकर। सो रिसेंटली इंडिया ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिशन के लिए मिस्टर चंदोरकर को इंडिया की तरफ से डायरेक्टर नॉमिनेट किया है। अब स्पेशल बात यह है कि पहली बार किसी प्राइवेट पर्सन को इस पोस्ट के लिए डेजिग्नेट किया गया है। प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट का मतलब है यूजुअली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस पोस्ट के लिए डेजिग्नेट किया जाता है, लेकिन पहली बार किसी प्राइवेट पर्सन को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। बेंगलुरु बेस्ड एक थिंक टैंक के डायरेक्टर हैं और उस थिंक टैंक का नाम है स्माही फाउंडेशन। इंडिया WTO का मेंबर है 1995 से। नेक्स्ट है UNCCD's 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और ये अवार्ड दिया गया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। फैमिलियल फॉरेस्ट्री एक इंडिया बेस्ड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। सो ये अवार्ड दिया गया है इंडो अमेरिकन सुमिता मित्रा को। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। सो इन सेक्टर्स में टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ड्राफ्ट रिलीज किए हैं। सो ज्यादा से ज्यादा आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए जा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड होगा तो आपके माइंड में आएगा कि ये वहां से हो सकता है, या फिर आयुष मिनिस्ट्री का भी नाम दिया जा सकता है। सो ये थे इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।